वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड का क्वेश्चन, रोमन जैकबसन, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। आई होप यू मस्ट हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ एम.एच. एब्राम्स। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें जो आपका क्रिटिकल थियोरी का पेपर है सेमेस्टर थर्ड में, उसके फर्स्ट यूनिट का ऐसे था एम.एच. एब्राम्स का, फर्स्ट द यूज़ ऑफ थियराइजिंग अबाउट द आर्ट्स। तो ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। टाइटल ऑफ द ऐसे इज़ टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि विच स्कूल ऑफ थियरी रोमन जैकबसन बिलोंग। तो एक रशियन राइटर हैं, रशियन क्रिटिक हैं। तो रोमन जैकबसन जो है ही बिलोंग्स टू रशियन फॉर्मलिज्म। अब जैसे वर्ड से ही क्लियर है, रशियन फॉर्मलिज्म का मतलब क्या है कि दे वर फोकसिंग ऑन द फॉर्म, स्ट्रक्चर की स्टडी के ऊपर उनका फोकस था। ही वॉज नॉट ओनली वन, देर इज़ अ लिस्ट ऑफ राइटर्स जो कि रशियन फॉर्मलिज्म को बिलोंग करते हैं। तो इस ऐसे में पर्टिकुलरली उन्होंने डिस्कस किया है कि लैंग्वेज के क्या दो एस्पेक्ट हैं और कैसे हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोमन जैकबसन। सो फर्स्ट पैरा इज़ एन इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में अगर आप चाहो तो आप और भी मटेरियल ऐड कर सकते हो, जिसमें आप बात कर सकते हो रशियन फॉर्मलिज्म की, कि उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं रशियन फॉर्मलिज्म के, और रोमन जैकबसन ने उन प्रिंसिपल्स को कैसे इन्हांस किया है, कैसे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। क्योंकि जब भी कोई स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, स्कूल ऑफ थियरी इस्टेब्लिश होता है, उसमें जो लिस्ट ऑफ राइटर्स बनती है तो हर एक राइटर की अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। तो रोमन जैकबसन इज़ अ वेरी फेमस नेम इन रशियन फॉर्मलिज्म। तो उनकी क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, रशियन फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म वर्ड बनता है फॉर्मल और इज़म। तो जहाँ पर हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो रशियन स्कूल ऑफ थियरी है, जो कि थियरिस्ट बात कर रहे थे कि कोई भी आप लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ो तो आपको उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होगा, राइट। तो रशियन फॉर्मलिस्ट क्रिटिक जो है, they are focusing their attention on the form of a literary text. So I am going to read out the introductory para. Roman Jakobson was a Russian-American linguist and literary theorist, a pioneer of structural linguistics. Linguistics is the study of language. Structural, based on the design of the work. He was one of the most celebrated and influential linguists of the 20th century. His works played decisive influence on Lévi-Strauss and Roland Barthes. He became a pivotal figure in the adaptation of structural analysis to disciplines beyond linguistics, including philosophy, anthropology, and literary theory. So this is contribution of Roman Jacobson, कि जो उनके जो वर्क हैं उनका इन्फ्लुएंस एक सिर्फ लिटरेरी स्टडी पर ही नहीं हुआ, बल्कि लिंग्विस्टिक्स से भी ज़्यादा उन्होंने उनके वर्क ने इम्प्रेस किया फिलोसफी को, एंथ्रोपोलॉजी को और लिटरेरी थियरी को. He was one of the leading figures in Russian formalism, which in itself was the first and most influential outgrowth of Saussurian linguistics. Saussure is the name of a very renowned linguist, जिन्होंने linguistics की study को शुरू किया था. इनको father of linguistics भी बोला जाता है. In 1926, he had established the Prague Linguistic Circle, which was critically engaged with the works of Saussure. तो बेसिकली हमने याद क्या रखना है कि जो रोमन जैकबसन है, उन्होंने लिटरेरी स्टडी को लिंग्विस्टिक्स के साथ जोड़ा था, कि जब भी आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हो तो उसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपने फोकस करना है, सो दैट यू कैन गेट एन क्लियर आइडिया, अ मोर क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग. तो उस टेक्स्ट के अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि उस टेक्स्ट में और कौन सी बातें जो हैं लिटरेरी लेवल पर, सिंबॉलिक लेवल पर, मेटाफोरिकल लेवल पर हो रही हैं. तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रशियन फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स हैं, उन्होंने स्ट्रेस दिया ऑन द formalistic study of the text. So this is the first introductory para. Then we will talk about this famous essay which is in your syllabus. His famous essay, Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. अब अफेजिया क्या होता है? अफेजिया एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें स्पीकर अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता. अफेजिया इज़ अ काइंड ऑफ स्पीच डिस्टर्बेंस. कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर ये डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर पाया जाता है,
कि वो अपनी बात को क्लियरली किसी को नहीं बता पाते, उसे अफेजिया बोला जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज के 2 एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं और 2 ही टाइप के अफेसिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताया है। इट्स अ सेमिनल टेक्स्ट इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस. He had focused his study on the many forms of linguistic deficiencies, hoping to reorientate our perception of linguistic deficiencies through a linguistic approach. तो ये जो लैंग्वेज की डेफिशिएंसी है, इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक लिंग्विस्टिक अप्रोच की सुजेस्ट की है. It was opposed to the traditional medical approach. In this essay, he understood bipolar function of language. He said that in any language operation, there are 2 main features involved, selection and combination. अब इस पैरा में हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो टाइटल है आपके ऐसे का, फर्स्ट यू विल राइट द कंप्लीट टाइटल ऑफ द ऐसे, देन यू विल टॉक अबाउट कि जो लिंग्विस्टिक डेफिशिएंसी है, अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोई कमी है, उसके ऊपर ट्रेडिशनल मेडिकल अप्रोच लगाने की बजाय उसने एक नया तरीका बताया इसको लैंग्वेज के लेवल से ही ठीक करने का, जिसके 2 मेन फीचर्स जैकबसन ने दिए. एक था सिलेक्शन, दूसरा था कॉम्बिनेशन. इसी चीज़ को वो आगे आपको डिटेल में बताएंगे. He made the discovery that aphasia tends to involve one or two type of linguistic deficiency. For example, a stroke victim may have lost the full power of speech. अब यहाँ पर स्ट्रोक विक्टिम, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दैट कि कुछ लोग जो हैं जिनके ब्रेन में कोई एक्सीडेंटली कोई चोट लग जाए या उनको कोई ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, तो विक्टिम का मतलब होता है शिकार. तो ऐसे जो लोग हैं, वो पेशेंट जो हैं ब्रेन के, कई बार वो क्लियरली बोल नहीं पाते, है ना. तो कोई भी ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जिसमें कि आवाज़ चली जाए किसी की, तो कई बार वो फुल पावर ऑफ स्पीच तो उनकी लूज़ हो जाती है, लेकिन वो कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, है ना. द लिमिटेशन टेंड्स टू वर्क इन ईदर वन ऑफ 2 पॉसिबल वेज. द डेफिशिएंसी कैन बी ऑन द पैराडाइमेटिक एक्सिस और द सिंटेगमेटिक एक्सिस. फॉर एग्जांपल, अब पैराडाइमेटिक अगर हमने बात करनी है, ये सुशूर ने भी लैंग्वेज के बारे में कहा था. पैराडाइमेटिक आप याद रखो, एक ऐसी लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और सिंटेगमेटिक एक ऐसी लाइन है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है. इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड्स का कनेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, अब ऊपर से नीचे की तरफ जो वर्ड्स का कनेक्शन होता है वो चॉइस का कनेक्शन है, और जो कनेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा वो होगा एक वर्ड का दूसरे के साथ कनेक्शन, नाउन का वर्ब के साथ, वर्ब का एडवर्ब के साथ. ये होंगे सिंटेगमेटिक रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट, अ डॉग स्टूड ऑन द कार्पेट. अब अगर हम सिंटेगमेटिक एक्सिस को देखें तो इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the sentence so that the linguistic elements are related contiguously. They are all present and are ordered according to grammatical construction. अब ये दोनों जो sentences ऊपर एग्जाम्पल में लिखे हैं, अगर आप इसको सिंटेगमेटिकली देखो तो ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहे हैं क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ठीक है. अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ऑन द सेट मैट द कैट, वो गलत हो जाएगा. तो इसका सिंटेगमेटिक स्ट्रक्चर ठीक है ना. तो अगर इसका हम सिंटेगमेटिक स्ट्रक्चर देखना होगा तो हम इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन जो लेफ़्ट से शुरू होकर राइट पर ख़त्म होगी, और वो हमें ठीक लग रही है कि इसका सिंटेगमेटिक जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है. तो पैराडाइमेटिक एक्सिस अगर हम खींचेंगे तो वो आएगा ऊपर से नीचे की तरफ. तो पैराडाइमेटिक में हमारे पास होते हैं चॉइस रिलेशनशिप. सो द पैराडाइमेटिक एक्सिस डिप्स डाउनवर्ड्स इनटू द एब्सेंट पूल ऑफ सब्सटीट्यूशन. क्यों एब्सेंट पूल ऑफ सब्सटीट्यूशन? क्योंकि उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं. अब अगर देखो यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें कि द कैट सैट ऑन द मैट, अ डॉग स्टूड ऑन द कार्पेट, इसके ऊपर अगर मैं लाइंस लगा दूँ, ऐसी लाइन जो द से शुरू होकर ए तक आए, कैट से शुरू होकर डॉग तक जाए, सैट से शुरू होकर स्टूड तक जाए, तो वो पैराडाइमेटिक एक्सिस हो जाएंगे. ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं चॉइस. फर्स्ट सेंटेंस में मैंने द यूज़ किया, अगले में मैंने ए यूज़ कर लिया. ऊपर मैंने 4 लेग्ड एनिमल यूज़ किया कैट, अगले सेंटेंस में डॉग यूज़ कर लिया. अब आप देख रहे हो ये चॉइस है. द भी आर्टिकल होता है, ए भी आर्टिकल है, कैट भी एक एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, सैट और स्टूड दोनों फिजिकल जेस्चर्स हैं, ऑन जो है प्रपोजिशन है, द अगेन आर्टिकल है, मैट और कारपेट जो है वो उसका प्लेस बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है. तो जो एक ऐसी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो हमें सब्सटीट्यूट्स दिखाती है, जिसमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. जैसे ऊपर 2 सेंटेंसेस में आप देखो,
सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। तो ये लिंग्विस्टिक सिस्टम में पूरा इसको हम चॉइस रिलेशनशिप बोलते हैं। ये हमेशा होता है पैराडाइमेटिक एक्सिस पर, और जो हमारा होता है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वो होता है सिंटैग्मेटिक एक्सिस पर। आई होप दीज टू एक्सिस आर क्लियर। एंड अटरेंस दस इन कोड्स, एंड अटरेंस का मतलब कोई भी स्पीच, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो है वो क्या इनकोड करता है, मीनिंग थ्रू सिलेक्शन फ्रॉम द पैराडाइमेटिक एक्सिस एंड कॉम्बिनेशन ऑन द सिंटैग्मेटिक एक्सिस। अब ऊपर पे एक वर्ड आया था कि जितनी भी प्रॉब्लम होती है फिजिक की वो सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन की होती है। तो सिलेक्शन हमने किस एक्सिस पर करनी होती है, सिलेक्शन हम करते हैं पैराडाइमेटिक एक्सिस पर, और कॉम्बिनेशन हम देखते हैं सिंटैग्मेटिक एक्सिस पर। अब आप सोचोगे कैसे, तो इसी एग्जांपल को अगर आप दोबारा देखें तो पैराडाइमेटिक एक्सिस पर हमारे पास सपोज टीचर ने कहा कि आप एक ऐसा सेंटेंस लिखो जिसका फर्स्ट जो वर्ड है वो आर्टिकल हो, तो बच्चा ए भी लिख सकता है, एन भी लिख सकता है, द भी लिख सकता है, राइट। उसके बाद टीचर कहे कि डोमेस्टिक एनिमल लिख लो, 4 लेग्ड हो, तो उसमें वो कैट भी लिख सकता है, डॉग भी लिख सकता है, ठीक है। देन उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, वेदर इज सिटिंग और स्टैंडिंग, वो भी दोनों आ गए। उसके बाद आप प्रेपोजिशन यूज़ करो, अगेन आर्टिकल यूज़ करो और उसका प्लेस बता दो, ठीक है। तो अगर इस तरह से एक सेंटेंस क्लास में बोला जाए तो आर्टिकल वर्ड सुनने के बाद डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन राइट डिफरेंटली। तो वहाँ पर जब वो स्टूडेंट्स चॉइस बना रहे हैं वो सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, पैराडाइमेटिक एक्सिस से। और सिंटैग्मेटिक में वो क्या देखेंगे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का वो ठीक हो, ठीक है। द सेंटेंस अबव हैज सिलेक्टेड कैट एज अ पैराडाइम ऑफ 4 लेग्ड मैमल, सिटिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉस्चर, सब्सटीट्यूटेड बाय स्टैंडिंग इन द डॉग एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इन सारी लाइन्स में हमने ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स को ही क्लैरिफाई किया है कि हमने कैसे चॉइस में कैट को डॉग के साथ रिप्लेस कर दिया, सिटिंग को स्टैंडिंग के साथ रिप्लेस कर दिया, एंड द मैट एज अ प्लेस टू रेस्ट विच माइट बी सब्सटीट्यूट बाय सोफ़ा और बेड। तो ऊपर की जो 2 सिंपल लाइंस हैं ये आप याद रख सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इन्हीं को हमने नेक्स्ट पैरा में दिखा देना है। फिर हम बात करेंगे पैराडाइमेटिक एक्सिस और सिंटैग्मेटिक एक्सिस की एग्जांपल्स की। अब पैराडाइमेटिक एक्सिस क्या है, ये सिस्टम है, और सिंटैग्मेटिक एक प्रोसेस है। तो आप अपने याद रखने के लिए पैराडाइमेटिक के ऊपर आप लिख सकते हो सिलेक्शन, और दूसरे के ऊपर आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है पैराडाइमेटिक एक्सिस, और सिंटैग्मेटिक क्या है, उस स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है। ला लैंग का मतलब होता है किसी लैंग्वेज का जो रूल्स हैं। तो पैराडाइमेटिक एक्सिस में हमारे पास कंप्लीट जैसे वी आर नॉट सपोज टू राइट इन इंग्लिश, सॉरी राइट इन अदर लैंग्वेज। जब हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखने को बोला जाएगा तो हम इंग्लिश में से ही वर्ड्स को चूज़ करेंगे, वो उसका हो जाएगा ला लैंग। और रोल होता है स्पीच। सिलेक्शन हो गई कि हमारे पास हमने कौन से वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे किसी ने बोला कि यू राइट अबाउट 4 लेग्ड एनिमल हु इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल एंड हु इज़ अ मैमल, तो हम कैट भी लिख सकते हैं, डॉग भी लिख सकते हैं, अदर चॉइसेस आर देयर ऑल्सो। और इसी के साथ सिग्निफायर क्या होता है, वर्ड होता है, सिग्निफाइड उसका मीनिंग है। एब्सेंट क्या है, एब्सेंट है ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिख रही। जैसे ऊपर के सेंटेंस में द क्या है, आर्टिकल है, अब हम वहाँ पर आर्टिकल तो नहीं लिख रहे, द लिख रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, एक एब्सेंट है। पैराडाइमेटिक एक्सिस में जो ग्रुप कैटेगरीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, और दूसरी तरफ जो सिंटैग्मेटिक होता है उसमें वो प्रेजेंट होती है। सिमिलैरिटी है और दूसरे में कंटिन्यूटी है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया दोनों एक्सिस को। सो ही कॉल्ड द deficiencies respectively the similarity disorder and the contiguity disorder. These operations of selection and combination are seminal to figurative language too. In the metaphoric and metonymic poles the same operations prevail. अब वो इनके बाद बात कर रहा है मेटाफोरिक और मेटोनिमिक पोल्स की। तो मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that compares two or more things without using the words like or as. ये शायद आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटाफर जिसे पंजाबी में रूपक बोलते हैं, मेटाफर होता है किसी बात को बिना कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ किए कंपेयर करने का तरीका। अगर हम एज और लाइक इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है सिमिली। स्पेलिंग है SIMILE, सिमिली। और मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन उसमें एज और लाइक वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। तो
तो वो है मेटाफोरिक, जो उसका पोल है। तो यहाँ पर ये मेटाफर्स हेल्प एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ लायन, अगर मैं ऐसे लिख दूँ ही इज़ लाइक अ लायन तो वो सिमिली होगी, लेकिन यहाँ पर ही इज़ अ लायन जो है वो ही का कंपैरिजन लायन के साथ है, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, तो ये मेटाफर है। इन दिस सेंटेंस ही इज़ बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अ लायन इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ को लायन के साथ कंपेयर किया गया, but without using the word as or like. So selection and substitution by similars relates to metaphoric pole. तो जब हमने similarity का करना होता है comparison, तब हम use करते हैं metaphoric poles. In the metonymic poles, it is combination and contexture. Metonymy actually refers to brevity. Brevity का मतलब क्या होता है? Short, or a part substituting for the whole. जैसे कि हम किसी एक बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक छोटे वर्ड के साथ, इन अ सेंटेंस लाइक द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। आई होप कि आपने ये लाइन सुनी होगी, बहुत फेमस लाइन है। द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। क्रैडल का मतलब आपको पता है झूला होता है, तो रॉक्स का मतलब हिलाना। तो एक ऐसा हाथ जो क्रैडल को हिला रहा है, बेबी को ब्रिंग अप कर रहा है, वो पूरी दुनिया चला सकता है। तो इसी से हमें समझ आ जाती है ये मदर की बात हो रही है, कि ये मदर की कैपेसिटी की बात हो रही है, कि एक मदर जो एक बेबी को ब्रॉटअप कर सकती है वो पूरी वर्ड के ऊपर रूल कर सकती है। सो द हैंड ऑफ अ मदर इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर मदर। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया मदर, मदर वर्ड हमें कहाँ से पता चल गया? द हैंड से। इसे कहते हैं ब्रेविटी। जब हम छोटे वर्ड्स में ज़्यादा बात कह जाएँ, ऐसा हम करते हैं मेटोनिमी में। मेटोनिमी में हम क्या करते हैं? अब मदर का देखो, मदर इज़ अ कॉमन नाउन। मदर किसी भी कॉन्टिनेंट की हो सकती है, किसी भी कंट्री की हो सकती है, किसी भी एज की हो सकती है। तो ब्रेविटी में हम क्या करते हैं? एक बॉडी पार्ट हमने लिया द हैंड, और उसके साथ हमने एक ऐसी फ्रेज जोड़ दी कि वो पूरे मदर के लिए रिप्रेजेंटेटिव बन गई, उसमें हमें आगे इलेबोरेट नहीं करना पड़ा। सो इट इज़ द रिलेशनशिप which derive from temporal और spatial associations are important. अब रिलेशनशिप डिराइव फ्रॉम, अब मिटोनमी में होता क्या है कि जो रिलेशनशिप हैं वो स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब जो स्पेस के साथ रिलेटेड है। स्पेशियल इज एन एडजेक्टिव फ्रॉम स्पेस। तो टेम्पोरल और स्पेशियल एसोसिएशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। द एम्फेसिस ऑफ द essay is upon aphasic, those with speech orders due to some problem in the brain. The aphasics can either have similarity और कंटिग्यूटी डिसऑर्डर। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ से हमने ऐसे शुरू किया था, कि जिन लोगों के अंदर कोई स्पीच डिस्टर्बेंस होती है, अफेजिक डिस्टर्बेंस होती है, वो दो तरीके की होती है, या तो वो सिमिलैरिटी की होती है या वो कंटिग्यूटी डिसऑर्डर होता है। जिनके अंदर सिमिलैरिटी डिसऑर्डर होगा तो एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड का मतलब जो लोग बीमार हैं, जिनको ये बीमारी है कि उनको वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पा रहे, उनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, तो अगर उनको सिमिलैरिटी डिसऑर्डर है तो वो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट फाइंड सिनोनिम्स इजीली टू सब्सटीट्यूट वर्ड्स, जिनको सिनोनिम्स नहीं मिल पाते। सो दे प्रेफर मेटोनिमीज एंड साइनेडॉश। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ टू अटर द वर्ड रेन, it should actually be raining or should see a picture of rain or some symbol of the rain. Such patients prefer icons and indices. Indices, please mark this word, this is a plural form of index. तो उनको एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, आइकन्स की, इंडाइसिस की, वर्बल सिम्बल्स को समझने के लिए। अब जिनके अंदर सिमिलैरिटी डिसऑर्डर है वो किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? वो प्रेफर करेंगे पिक्चर देख के उसके सिम्बल्स को समझने की। वो सिनोनिम्स नहीं ढूंढ पाते, सिमिलर वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, साइनेडॉश के बारे में मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइनेडॉश। अभी इसको डिस्कस किया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो इन द कंटिग्यूटी डिसऑर्डर, ये तो हुआ सिमिलैरिटी डिसऑर्डर, जिसमें जो स्पीच की जिनको प्रॉब्लम है उनको सिनोनिम्स नहीं समझ आते। ठीक है, वो नहीं लिख पाते, सिनोनिम्स को समझ नहीं पाते। दूसरा है कंटिग्यूटी डिसऑर्डर, उसमें जो एफ्लिक्टेड है, जो पेशेंट है, फेसेस लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंबाइन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। अब वो ऑर्डर्स को वो वर्ड्स को कंबाइन नहीं कर पाते, मतलब वर्ड्स तो उनके माइंड में आ जाते हैं, सिनोनिम्स उनको पता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सच ए पेशेंट बिकम्स क्योटिक। क्योटिक मीन्स इट बिकम्स ट्रबलसम, कि वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है।
and words with uh, purely grammatical function are dropped. Such affixes manage very short sentences like cat, carpet, mat. तो इनके अब आपको समझ आया जो सिमिलैरिटी डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं पैराडाइमेटिक का है, जिसमें वर्ड्स नहीं आते, दूसरे में वर्ड्स आ जाते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता कि वो कैसे उसको एक लाइन में लिखें। तो वो एक एक वर्ड तो माइंड में आ जाएगा, जैसे कैट, कारपेट, मैट, अब उनको कैसे लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, वो नहीं लिख पाएंगे। These two deficiencies imply recourse to two different types of figurative language. Jacobson, being a skilled linguist, has used both these studies, the study of normal language and the study of figurative language, to be of extreme relevance to modern literature and its obscurity. In manipulating these two kinds of connection, similarity and contiguity, in both their aspects, positional and semantic, selecting, combining, and ranking them, an individual exhibits his personal style. अब देखिए, अगर आपको यहाँ तक बात समझ आई है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देयर आर 26 लेटर्स, और उन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से कितने वर्ड्स बनते हैं, और उन वर्ड्स में से हम अपनी बात कहने के लिए किन वर्ड्स को चूज़ करते हैं, फिर उनको कैसे स्ट्रक्चर में लिखते हैं, यही हमारा स्टाइल बनाता है ना। अब ये है कि अगर आपको कि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये तो नहीं है कि वो इंग्लिश के लेटर्स आपसे डिफरेंट यूज़ कर रहा है, वो इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स आपसे बेटर हो सकती है। उसी तरह से उसका जो सेंटेंस को लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो सकता है, या इट कैन बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। तो अभी वो एक बेटर राइटर जो है वो एक बिलो एवरेज से क्या अलग कर रहा है, एक बेटर राइटर इज़ चूजिंग better words, better expressions, and he is using those better words in a very sequential way, in a grammatical way. So this is the making of style. It also shows his verbal predilections and preferences. Predilections का मतलब उसकी अपनी personal choice क्या है। जैसे आप अगर आप देखो, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर देखो, अगर आपको कुछ पोइट्स याद हों तो आपने अगर जॉन कीट्स की पोइट्री पढ़ी हो तो कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस हैं वो जो उसको पसंद है, उसको वो बार बार लिख रहा है अपनी पोइट्री में, तो उसकी अपनी चॉइस है, उसको वो वर्ड्स अच्छे लगते हैं। कुछ वर्ड्स उसे लगता है कि दे कैन कन्वे हिज स्टेट ऑफ माइंड, दे कैन कन्वे हिज इमोशनल स्टाटस इन अ वेरी क्लियर वे, इन अ मोर प्रिसाइज वे, कुछ कनेक्टिविटी फील होती है उन वर्ड्स के साथ, तो वो उन्हीं वर्ड्स को चूज़ करेगा, उन्हीं वर्ड्स को प्रेफर करेगा। In poetry, there are various motives which determine the choice between these alternates. The primacy of the metaphoric process in the literary schools of Romanticism and Symbolism has been repeatedly acknowledged. The predominance of metonymy underlies and predetermines the realist trend. तो आगे ये उनकी एक्सपेंशन है कि कैसे रोमांटिसिज्म और सिम्बलिज्म में रिपीटेडली हम एक्नॉलेज करते हैं इस मेटाफोरिक प्रोसेस को, क्योंकि मेटाफर्स जो हैं, सिनोनिम्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पोइट्री में, क्योंकि पोइट्री में एक बात को हम सिम्बॉलिकली रखते हैं, उसको क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा जाता, मीनिंग मेकिंग जो है वो रीडर के ऊपर छोड़ दी जाती है। So competition between both devices, metonymic and metaphoric, is manifest in any symbolic process. Since poetry is focused upon the sign and pragmatical prose, primarily upon the referent, tropes and figures were mainly studied or as poetic devices. तो पोइट्री क्योंकि साइन के ऊपर बेस्ड है, और जो प्रैक्टिकल प्रोज है ये बेस्ड होता है रेफरेंट के ऊपर, ट्रोप्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर। The metaphor for poetry and metonymy for prose are the lines of least resistance, and consequently the study of poetical tropes is directed chiefly towards metaphor. Thus Jacobson proposed a poetic of both poetry and prose based on the differential and oppositional functions of metaphor and metonymy. It was later developed by French structuralist. His notion is idea of the binary opposition, also informed Bakhtin's dialogic criticism. अब आगे इस वर्क के साथ जो इम्प्रेस हुए वर्क, इफ़ेक्ट हुआ, वो ये वाले वर्क थे। इसके बाद बख्तिन का डायलॉजिक क्रिटिसिज्म इसके साथ इफ़ेक्ट हुआ। देन लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। लेकिन ने भी मेटाफर और मेटोनमी के बारे में लिखा है इन हिज लॉ ऑफ द सिग्निफायर। जैकबसन डेवलप्ड फोनोलॉजी टू स्टडी द पोइटिक रिदम. He was one of the first to analyze the sound phonemic oppositions
opposition in sound and vision, between pitch and rhyme in poetic discourse. To sum up, we can say that Jacobson's interest was focused on language and its functions, language and its structures, language and its disorders, language and art, language and tradition. He brought language to the practice of literary studies. So this was the contribution of Roman Jacobson to the study of literary text. I hope this video must have helped you, and if you have any kind of queries, you can drop your question in the comment section below, and please do write your uh, impression of this video. If you find it helpful, write your views in the comment section. I'll be waiting for your honest comments, and be involved in reading literature. All the best.